भारतीय इतिहास में एक दौर है 1915 से 1947 तक का, जो सिर्फ एक शख्स के नाम से जाना जाता है, मोहनदास करमचंद गांधी। ये वो जमाना था जब एक वकील ने भारत की आज़ादी की लड़ाई का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया और उसे गांधी युग बना दिया। तो चलिए समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। पर सवाल तो यही उठता है ना, कि लंदन में पढ़ा लिखा एक वकील आखिर पूरे देश के लिए महात्मा और राष्ट्रपिता बन कैसे गया? क्या कहानी थी इस असाधारण सफर के पीछे? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इस सवाल का जवाब ना गांधी जी के शुरुआती जीवन और उन पर पड़े असर में छिपा हुआ है। यहीं से आप कह सकते हैं कि उनकी सोच की नींव पड़ी, जिसने आगे चलकर पूरा इतिहास ही बदल दिया। तो सबसे पहले कुछ बुनियादी बातें जान लेते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में। पिता का नाम करमचंद और माँ का नाम पुतलीबाई था, और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी, जो जिंदगी भर उनकी सबसे बड़ी सहयोगी रहीं। यही वो लोग थे जिन्होंने उनकी शुरुआती जीवन को एक आकार दिया। लेकिन गांधी जी की सोच सिर्फ परिवार तक ही सीमित नहीं थी। उनकी सोच को बनाया 3 गुरुओं ने भी, जिनका जिक्र वो अपनी आत्मकथा में करते हैं। देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें भारत की राजनीति की पेचीदगियां समझाईं। रूस के महान लेखक लियो टॉल्स्टॉय से उन्हें अहिंसक प्रतिरोध का वो आइडिया मिला, और श्रीमद राजचंद्र ने उन्हें एक आध्यात्मिक रास्ता दिखाया। मतलब इन तीनों की शिक्षाओं ने ही गांधी के दर्शन की नींव तैयार की। अच्छा, इंग्लैंड में वकालत की पढ़ाई तो हो गई, लेकिन गांधी की जिंदगी में असली मोड़ तब आया जब वो एक केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए। और ये सिर्फ एक सफर नहीं था, बल्कि ये समझिए कि एक ऐसी भट्ट थी जिसमें तप कर मोहनदास महात्मा बनने की राह पर निकल पड़े थे। पूरे 21 साल गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे। सोचिए, 1893 में वो एक वकील बनकर डरबन पहुंचे थे, लेकिन बहुत जल्द अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले एक नेता बन गए। 1894 में उन्होंने भारतीयों को एकजुट करने के लिए नटाल इंडियन कांग्रेस बनाई। 1904 में फीनिक्स फार्म बसाकर एक कम्युनिटी लाइफ का एक्सपेरिमेंट किया, और आखिरकार 9 जनवरी 1915 को एक बिल्कुल बदले हुए इंसान के तौर पर भारत वापस लौटे। और हाँ, इसी दिन को आज हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन इस पूरे बदलाव की जो असली चिंगारी थी ना, वो एक बहुत ही अपमानजनक घटना से भड़की। हुआ ये कि जब वो डर्बन से प्रिटोरिया जा रहे थे, तो पीटरमैरिट्सबर्ग स्टेशन पर उन्हें रंगभेद की वजह से फर्स्ट क्लास डिब्बे से बाहर धक्के मारकर निकाल दिया गया। उस एक रात के अपमान ने उनके अंदर अन्याय के खिलाफ लड़ने का एक ऐसा संकल्प जगाया जो कभी नहीं टूटा। यही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उस संकल्प के बाद उन्होंने फौरन ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए। 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस बनाई, ताकि बिखरे हुए भारतीयों को एक आवाज मिल सके। फिर 1903 में इंडियन ओपिनियन अखबार शुरू किया, जिससे वो अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकें। और भेदभाव वाले कानूनों के खिलाफ तो उन्होंने सीधी कार्रवाई की। बस यहीं से वो सफर शुरू हुआ, जहां एक वकील एक जन नेता में बदल रहा था। और दक्षिण अफ्रीका की ऐसी जमीन पर गांधी जी ने अपना सबसे शक्तिशाली हथियार तैयार किया, सत्याग्रह। इसका मतलब सिर्फ विरोध करना नहीं था, इसका मतलब था सत्य के लिए आग्रह करना। ये कोई शारीरिक बल नहीं, बल्कि आत्मबल पर आधारित अहिंसक प्रतिरोध का एक बिल्कुल नया, एक क्रांतिकारी तरीका था। अब एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि सत्याग्रह का जन्म भारत में नहीं हुआ। इसका पहला इस्तेमाल उन्होंने 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया था। वो एक तरह से उनकी लैब थी। भारत की असली जमीन पर इसका पहला बड़ा और कामयाब प्रयोग हुआ 1917 में चंपारण में, और इस एक आंदोलन ने पूरे देश का ध्यान उनकी तरफ खींच लिया। तो चंपारण सत्याग्रह भारत में उनका पहला बड़ा किसान आंदोलन था। ये तिनकठिया सिस्टम के खिलाफ था, जो किसानों को अपनी ही जमीन पर जबरदस्ती नील उगाने पर मजबूर करता था। गांधी जी की जीत से किसानों को बड़ी राहत मिली। और पता है, इसी आंदोलन की जबरदस्त कामयाबी को देखकर रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें पहली बार महात्मा यानी महान आत्मा कहकर पुकारा था। और इसके ठीक बाद 1918 में हुई अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल, और ये वो पहला मौका था जब गांधी जी ने विरोध के लिए भूख हड़ताल को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। इससे उनके तरीकों में एक और नया पहलू जुड़ गया। चंपारण और अहमदाबाद की इन छोटी छोटी जीतों ने गांधी को एक राष्ट्रीय नेता बना दिया था।
अब वो अपने सत्याग्रह के प्रयोगों को लोकल लेवल से उठाकर पूरे देश के लेवल पर ले जाने के लिए तैयार थे। और बस यहीं से शुरू हुई भारत की आज़ादी के 3 सबसे बड़े जन आंदोलनों की कहानी। पहला था 1920 का असहयोग आंदोलन। मकसद साफ था, शांति से ब्रिटिश सरकार के साथ हर तरह का सहयोग बंद कर दो। लेकिन 1922 में चौरी चौरा में एक हिंसक घटना हो गई और गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। उन्होंने इसे अपनी हिमालय जैसी बड़ी भूल कहा। क्यों? क्योंकि उनके लिए अहिंसा का सिद्धांत किसी भी जीत से कहीं ज्यादा बड़ा था। फिर आया 1930 का ऐतिहासिक दांडी मार्च। कमाल देखिए, गांधी जी ने नमक जैसी एक मामूली सी चीज को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विरोध का सबसे बड़ा प्रतीक बना दिया। वो अपने 78 साथियों के साथ साबरमती से 388 किलोमीटर पैदल चले और दांडी के किनारे पर नमक बनाकर ब्रिटिश कानून तोड़ दिया। बस इस एक काम ने पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन की आग फैला दी। और फिर 1942 में आया आज़ादी का आखिरी और सबसे बड़ा संग्राम, भारत छोड़ो आंदोलन। इस बार गांधी जी का संदेश बिल्कुल साफ था, करो या मरो। ये अहिंसक रहते हुए आज़ादी के लिए एक फाइनल कॉल था। गांधी जी को तो फौरन गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन तब तक ये नारा पूरे देश में गूंज चुका था और आंदोलन को रोकना अब नामुमकिन हो गया था। गांधी के आंदोलनों ने भारत को आज़ादी तो दिलाई, लेकिन उनकी विरासत सिर्फ इतनी ही नहीं है। उनकी विरासत इस बात में भी झलकती है कि लोगों ने उन्हें क्या-क्या नाम दिए, क्या सम्मान दिया। चलिए एक नज़र डालते हैं कि दुनिया उन्हें किन नज़रों से देखती थी। देखिए, भारत में रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा कहा तो सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें राष्ट्रपिता और बापू का दर्जा दिया। ये नाम उनके लिए सम्मान और प्यार दिखाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल जैसे उनके आलोचक उन्हें अर्धनग्न फकीर भी कहते थे। ये अलग अलग नाम ही दिखाते हैं कि उनका व्यक्तित्व कितना जबरदस्त और बहुआयामी था। और दुख की बात यह है कि 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला भवन में नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। इसी दिन को भारत में शहीद दिवस के रूप में याद किया जाता है। और आखिर में गांधी जी के एक कोट के साथ इस बात को खत्म करते हैं, जो दिखाता है कि उनके अंदर का वो तेज वकील हमेशा जिंदा रहा। जब 1942 में क्रिप्स मिशन ने भारत को कुछ अधूरे वादे दिए, तो गांधी जी ने उसे कहा, एक दिवालिया हो रहे बैंक पर भविष्य की तारीख का चेक। बस ये एक लाइन उनकी राजनीतिक समझ और उनकी बेबाकी का जबरदस्त उदाहरण है। और ये हमें याद दिलाता है कि महात्मा बनने के बाद भी उनकी नज़र हमेशा सच पर ही टिकी रही।